हाय फ्रेंड्स। स्टार्ट करें आज का बीसीके का लेक्चर। यस, आ गए सब लोग। होप कि सब लोग टाइम टू टाइम लेक्चर देख रहे हैं क्योंकि एक साथ सारे लेक्चर देखना कोई सेंस बनता नहीं है। करें स्टार्ट अपना लेक्चर। यस, रेडी। ओके। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि द डिस्टिंग्विश बिटवीन, कहाँ पर है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये डिस्टिंग्विश पढ़ने का एक रीज़न था कि आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो बिजनेस की बात तो एक आपको पता चल गई थी कि जहाँ पर ट्रेडिंग होता है उसे हम बिजनेस कहते हैं, और जहाँ पर सर्विस सेंटर होती है हम उसे प्रोफेशन कहते हैं। बट हर एक सर्विस को प्रोफेशन में कंसीडर किया जाता नहीं है। वही सारी सर्विसेज प्रोफेशन में आती है जिनके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि डिग्री, बच्चों किसकी, डिग्री की, बराबर है, डिग्री की ज़रूरत है। अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत है तो उस एक्टिविटी को हम प्रोफेशन में कंसीडर करते थे, याद है क्या। एंड जो पर्सन किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए उसे रेमुनरेशन मिलेगा आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल, उसे हम एम्प्लॉयमेंट में गिनते हैं, जो आपके सामने तीनों दिए हुए हैं। अभी ये डिस्टिंग्विश पढ़ने का रीज़न ये था कि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि बिजनेस बाकी सारे एक्टिविटी से डिफ्रेंशिएट कैसे होता है। ओके। हमने कैपिटल के बारे में भी पढ़ा था कि कैपिटल बिजनेस में सबसे ज़्यादा लगेगा, प्रोफेशन में एज कम्पेयर टू बिजनेस थोड़ा कम लगेगा, एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस में रिस्क भी ज़्यादा है एंड कंपेरेटिवली एम्प्लॉयमेंट में, ये प्रोफेशन में भी रिस्क है। बट क्यों? क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में थोड़ा कम है, कॉस्ट थोड़ी सी कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए प्रोफेशन में थोड़ी सी रिस्क कम है। बिजनेस में अगर आप कोई स्टॉक खरीद लेते और वो बिके ही नहीं तो आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। बट प्रोफेशन में, जैसे कि एक डॉक्टर कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बराबर है, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और एक दिन उसे कस्टमर नहीं मिले, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उसे कस्टमर नहीं मिले, तो उसका इनकम कम होगा, बट उसे एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू बिजनेस इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को कोई स्टॉक खरीद के रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बिजनेस वाले को स्टॉक खरीद के रखने की ज़रूरत है। आई बात समझ में। एंड एम्प्लॉयमेंट में तो ये बात आती ही नहीं है स्टॉक की। समझ में आया। एक पर्सन काम पे जाएगा तो उसको सैलरी मिलेगी। क्लियर है। सो यहाँ पर हमें इस पार्ट में समझना था कि बिजनेस बाकी सारे एक्टिविटी से डिफ्रेंशिएट कैसे होता है। बच्चों एक चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पर सर्विस रेंडर होती है वो बिजनेस में भी आती है और प्रोफेशन में भी जाती है। प्रोफेशन में कब जाएगी? जब उस सर्विस के लिए डिग्री का होना ज़रूरी है। एंड जब वो एक सर्विस विदाउट डिग्री, यानी कि एक पर विदाउट डिग्री भी वो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इस सर्विस को हम बिजनेस में कंसीडर करेंगे। बाकी सब जहाँ पर डिग्री की ज़रूरत है वो किस में जाएगी? प्रोफेशन में ही जाएगी। आई बात समझ में। तो ये जो था एक आपके पास डिस्टिंग्विश दिया होता जो आपने पढ़ा है। यहाँ पर अभी हम बिजनेस का डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम अदर सर्विस जो दिया हुआ है उसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, रीड करना ज़रूरी है। जॉब क्रिएटर नॉट जॉब सीकर। Business and institution is a source of substances directly to the business owner and employees and indirectly to all those who derive opportunities from it. This is a unique characteristic of business that separate it from occupation. Yes, professional practice may also generate some employment, but certainly not in number that a business is capable. बच्चों ये देखो, यहाँ पर क्या दिया है? बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करता, जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। कौन? बिजनेस। प्रोफेशन करता है क्या? यस, प्रोफेशन भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बट एज कंपेरेटिवली बिजनेस का जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का रेशियो है वो प्रोफेशन से ज़्यादा है। कैसे? तो हम समझते हैं। एक प्रोफेशनल लेते हैं अपन, डॉक्टर ही लेते हैं फिलहाल के लिए। क्या है? डॉक्टर अपना क्लिनिक ओपन करेगा। चलो डॉक्टर ने अपना हॉस्पिटल ओपन कर लिया, तो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में लोगों को एम्प्लॉय करेगा। यस, करेगा ज़रूर। तो डॉक्टर क्या क्या करेगा? डॉक्टर एक दो तीन असिस्टेंट रखेगा, दो चार हेल्पर रखेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द रूम्स अवेलेबल वो नर्सेज वगैरह रखेगा। बट यही अगर मैं बिजनेस के साथ कंपेयर करता हूँ तो बिजनेसमैन क्या करेगा? बिजनेसमैन को क्या है भाई, जितने लोग मार्केट में घूमेंगे उतना मेरा प्रोडक्ट बिकेगा।
जितने लोग मार्केट में घूमेंगे जैसे कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उतना मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रीजन को कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता हूँ ताकि वो कस्टमर लेकर आए। अब वो कस्टमर लेकर आएंगे तो मुझे प्रोडक्ट भी तो बनाना पड़ेगा। अगर मैं मैन्युफैक्चर हूँ तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ज़्यादा लोग रखने पड़ेंगे। अच्छा, सेल्स वाला है, मैन्युफैक्चरिंग वाला, मैन्युफैक्चरर के लिए हमने वेजेस लेबर भी हायर कर लिए है। तो इन दोनों के बीच में मैनेजमेंट के लिए हमें क्या लगेगा, मैनेजमेंट स्टाफ भी लगेगा। तो मैं मैनेजमेंट स्टाफ को भी हायर करता हूँ। इसके कारण मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मुझे कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी चाहिए। तो मैं उन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को भी हायर करता हूँ मेरे बिजनेस में। इस तरीके से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाता हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपने अंबानी सर। देखो कितना सारा एम्प्लॉयमेंट है। टाटा ग्रुप कितना सारा एम्प्लॉयमेंट, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है, गुड्स रिलेटेड एंड जो सर्विस जो प्रोफेशन में नहीं आती वो सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को। एंड एम्प्लॉयमेंट देखोगे तो कितना सारा जनरेट किया है। तो एज कंपेयर टू प्रोफेशन, बिजनेस का एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन रेशियो ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड मोमेंटम टू द इकोनॉमी। बच्चे लोगों को प्रोवाइड मोमेंटम टू द इकोनॉमी मतलब ये होता है कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अभी 11th स्टैंडर्ड में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब समझा था। इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब आपके यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है सोसाइटी में। किसका? यूनिट्स का, आउटपुट का। उसे आप कहते हो इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होती है, जब आपका जो यूनिट में ग्रोथ हो रहा है उसके साथ उसके टेक्नोलॉजी में भी कुछ डेवलपमेंट हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें, जब यूनिट में भी ग्रोथ और टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट, बात समझ में आ रहा है क्या? यूनिट्स के प्रोडक्शन क्वांटिटी में भी ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी में भी ग्रोथ, अगर ये दोनों साथ में हो रहे तो आप उसको डेवलपमेंट बोलोगे। एंड जब सिर्फ यूनिट्स में ग्रोथ हो रही है, किस में बच्चों? सिर्फ यूनिट्स। यूनिट मतलब क्या? आज एक क्वांटिटी, कल 4, 10, 15, 20, 50, 100, तो ये ग्रोथ में माना जाएगा। बट पहले 10 क्वांटिटी बनाए, फिर आगे और 20 क्वांटिटी बनाए, बट उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस लाया। जैसे कीपैड वाला फोन था, पुराना वाला, पुराना वाला कीपैड वाला फोन, पता है क्या तुमको? यस। फिर हमने फोन डेवलप किया तो सिर्फ उसमें ग्रीन और रेड बटन ही आए, तो ये डेवलपमेंट हुई। आई बात समझ में? फिर ये यही फोन में बाद में प्रोड्यूस करते गया, तो बेटा ये ग्रोथ आया। क्यों? क्योंकि सेम एक्टिविटी वापस परफॉर्म कर रहे हो आप, बट उस फोन में आगे और डेवलपमेंट हो गया कि भाई वो रेड और ग्रीन बटन गायब हो गया, सिर्फ सेंटर वाला बटन रह गया, बाकी पूरा स्क्रीन। तो ये और डेवलपमेंट हो गया। फिर कैमरा में डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि क्वांटिटी के साथ जब प्रोडक्ट में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होती है तब आप उसको डेवलपमेंट बोलते हो। प्रोवाइड्स मोमेंटम टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। एक बिजनेस होता है तो उसको प्रॉफिट तब होता है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बनाएगा। एंड बिजनेसमैन को क्या चाहिए भाई? प्रॉफिट ही तो चाहिए। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिसका इकोनॉमी को फायदा होता है। किसको फायदा होता है? इकोनॉमी को। इकोनॉमी को कैसे फायदा होता है? इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी बढ़ने से कंट्री का नेशनल इनकम अपने आप बढ़ जाएगा। आया समझ में? तो ये क्या है? प्रोवाइड्स मोमेंटम टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां पर अगर आप देखोगे तो इतना एक पैराग्राफ आपको रीड करना है, जल्दी से आप रीड करोगे। पढ़ लिया? जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो पॉज करके एक बार रीड कर लेना। अगला जो पॉइंट है दैट इज इन्वेस्टमेंट सेंसिटिव इंटेंसिव, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। बिजनेस करना है तो मुझे क्या लाना पड़ेगा? ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो लानी ही पड़ेगी। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चलो, एंटरप्रेन्योर तो खुद वो इंसान है जिसके पास एक आइडिया है, उसको बिजनेस स्टार्ट करना है। बट लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन तीनों को अरेंज करना एक डिफिकल्ट टास्क है। वो एंटरप्रेन्योर इन तीनों चीज़ों को देखो। कैपिटल, सबसे पहले तो पैसा लगेगा बिजनेस के लिए, इसलिए बोला उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। बराबर है? जितनी तुम्हारी इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा तुम्हारा बिजनेस। अब इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है? तुम्हारे साइज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बराबर है? माइक्रो रहेगा
मीडियम, स्मॉल, लार्ज, जो भी बिजनेस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उस बिजनेस के हिसाब से आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल से आपको परचेस करनी है मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एक्सेट्रा, जो भी चीज आपको आपके प्रोडक्शन में, टाइप ऑफ द बिजनेस डिपेंड करता है कि आपको कौन सा असेट लगेगा। आई बात समझ में? आपको आपका बिजनेस का जो आपका टाइप है वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा असेट चाहिए। अभी ये असेट खरीदने के लिए तो बेटा पैसे लगेंगे। अब जितना अच्छा असेट आप परचेज करोगे उतना आपका बिजनेस अच्छे से रन होगा, स्मूथली रन होगा, एफिशिएंटली चलेगा। बराबर। क्यों? क्योंकि अगर आपने असेट अच्छा परचेज किया है तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे। आप क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे तो कस्टमर अपने आप आपके पास आएगा। कस्टमर आपके पास आएगा तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। यानी कि बिजनेस को बढ़ने के लिए उसका कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, जो आज के टाइम का सबसे बड़ा बैरियर है एक बिजनेस के लिए, टू रेज कैपिटल। अगर कैपिटल रेज करना पॉसिबल हो गया तो बिजनेस अच्छे से अच्छा बढ़ेगा, बट अगर कैपिटल रेज करते डिफिकल्ट आई तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए प्रॉब्लम होगा। आई बात समझ में सबको? क्लियर है? यहाँ पर देखो दिया इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव। एक बार रीड कर लोगे बच्चों सब जल्दी से ये? क्लियर है सबको? अगला है जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो हमने सोच लिया कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने कैपिटल वगैरह सारी चीज़ें लेकर आए, बट क्या एक्सटर्नल फोर्स जो आगे आने वाला है, बेटा देखो एक्सटर्नल फोर्स अपने कंट्रोल में नहीं है। कब इकोनॉमी में क्या चेंजेस आएगा हमें पता नहीं है, बट उतना रिस्क तो अपने को लेना ही पड़ेगा। आज जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें परचेज कर रहे हैं, असेट वगैरह जो भी सारी चीज़ें परचेज कर रहे हैं, वो हम फ्यूचर में यूज़ करने वाले फॉर प्रोडक्शन और एक्सपांडिंग आवर बिजनेस। हमारा बिजनेस चलाने के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। आगे चल के तुरंत पहले ही महीने में अपने को रिटर्न्स मिलने वाले नहीं है। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमें रिटर्न्स अर्न करने के लिए रुकना ही पड़ेगा। बराबर है? उसको बोलती है जेस्टेशन पीरियड। बट अगर अनसर्टेनिटी की बात करें तो ये पीरियड कब खत्म होगा हमें पता नहीं है। जो फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने मिलेगा ना, वो पीरियड कब खत्म होगा, मतलब क्या? तो भाई इन्वेस्टमेंट की हुई है बट आज तुरंत प्रॉफिट अर्न हो रहा नहीं है, थोड़ा टाइम, बट ये थोड़ा टाइम मतलब कितना टाइम ये हमें पता नहीं है। आई बात समझ में? डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल इकोनॉमी हमें कितना टाइम लगने वाला है टू अर्न प्रॉफिट, ये हम तुरंत कैलकुलेट कर सकते नहीं है। आया समझ में? ये एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये भी बेटा एक बहुत बड़ी रिस्क है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि समझो फॉर एग्जांपल, एक अपन लीगल एग्जांपल लेते हैं। देखो इलीगली तो इकोनॉमी में कुछ भी चलता है, बट लीगल एग्जांपल लेते हैं। कोई स्टेट है, कोई एक स्टेट है, वहां पर समझो किसी पर्सन ने टोबैको का बिजनेस स्टार्ट किया। अभी आज उसने सोचा कि मैं टोबैको का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने कैपिटल वगैरह, लेबर वगैरह सब सब इन्वॉल्व यूटिलाइज किया, पैसे भी चलाए, सब लगा दिया बिजनेस में। कल से बिजनेस करना स्टार्ट किया। ओके, तो डेफिनेटली तुरंत तुरंत पहले ही महीने में मुझे प्रॉफिट आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं माल बेचूंगा तो सेल ये डीलर के पास जाएगा, डीलर रिटेलर को देगा, रिटेलर पैसे इसको देगा, फिर वहां से पैसे मुझे आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलते रहेगा। बट हुआ ऐसे, थोड़े टाइम के बाद इकोनॉमी में टोबैको बैन कर दिया। एक्सटर्नल फोर्स, ये अपन अपोज कर सकते हैं क्या गवर्नमेंट को कि भाई गवर्नमेंट ने टोबैको बैन कर दिया, और हम बोलते हैं कि नहीं भाई मैंने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं तो करके ही रहूंगा। लीगली बात कर रहा हूं मैं। अपन ऐसा अपोज कर सकते नहीं है। इसके लिए अपना बिजनेस का ग्राफ नेगेटिव में जा सकता है, 100% ग्राफ नेगेटिव में जाएगा। तो हम जज नहीं कर सकते कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसकी लाइफ कितनी है। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी।
जो एंटरप्रेन्योर है ना, अगर 12th में आपने एंटरप्रेन्योर के क्वालिटी वगैरह पढ़े थे, याद है सबको, मुझे सबने पढ़े हुए, वो सारे फीचर्स यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी सिलेक्ट करते हो काम आएंगे कि आपका बिजनेस आपको आगे अच्छी तरीके से अर्न करवा के देगा या नहीं, ये आपका सिलेक्शन मैटर करता है। ओके, तो यहाँ पर है जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी। देखते हैं एक बार सब लोग, ये इतना सा पार्ट रीड करोगे जल्दी से। ओके, अगला पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है अगला पॉइंट, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। और बाप रे, बिजनेस स्टार्ट करना, एक सोचना तो इजी बात है कि भाई चलो बिजनेस करते हैं, बट उसे कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते रहना, एफिशिएंटली परफॉर्म करते रहना, डेवलप परफॉर्म करते रहना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप अभी सोच लो, आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो जो हम साथ में बैठकर करते थे। ड्यू टू इकोनॉमिकल स्ट्रक्चरल चेंज वी नीड टू चेंज प्रॉम्प्टली। बच्चों क्या वर्ड यूज किया हमने, प्रॉम्प्टली, तुरंत। अपने को लॉस होना है, पढ़ाई का लॉस होता था अगर हम ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करते थे, डेफिनेटली यस, आपके पढ़ाई का लॉस होता था क्योंकि हम ये चेंज अगर एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसीलिए जब इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, हमें उस इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल चेंज में मोल्ड हो जाना है कि भाई इसने चेंज किया तो हम भी हमारा बिहेवियर चेंज करते। ओके, तो सर एक ही बार बिहेवियर चेंज करेगा नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे इकोनॉमी बिहेव कर रही है उस तरीके से हमें चेंजेस हमारे अंदर लाने। सर फिर कितनी बार चेंजेस लाने पड़ेंगे, काउंट नहीं कर सकते हो आप। जितनी बार आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। आपको आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि भाई तू चेंज हुआ, कि भाई मैंने खुद को चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरा जो ग्राफ है, जो इंक्रीजिंग ट्रेंड का ग्राफ है, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड या स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये डिक्रीज और स्टैग्नेंट हो गया, स्टैग्नेंट मतलब क्या, कांस्टेंट, एक जैसा, अगर ये कुछ इस तरीके का हो गया तो मेरे बिजनेस का जो इनकम जनरेशन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए देखो, रॉ मटेरियल सप्लायर बराबर है, रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ मुझे कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहना चाहिए और नए नए सप्लायर भी ढूंढने पड़ेंगे चीप रेट पर। क्यों? क्योंकि बेटा मेरा टारगेट क्या है कि खर्चा कम से कम लगे एंड आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा हो और प्रॉफिट भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो खर्चा कम लगने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे चीपेस्ट सोर्स, चीपेस्ट मतलब क्या, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अच्छा प्रोडक्ट बट कम रेट में मार्केट में कहाँ मिलता है ये मुझे कंटिन्यूसली ढूंढते रहना चाहिए। आया समझ में? फिर एम्प्लॉय से किस तरीके से काम करना है, कितना आउटपुट कर अर्न कर प्रोड्यूस करवाना है, ये सारे फैक्टर्स मुझे कंटिन्यूसली ध्यान में रखने पड़ेंगे। इससे होता क्या है कि मैं एम्प्लॉय से ज़्यादा काम करवाता हूँ, ज़्यादा मतलब एक्सेस नहीं, ऑप्टिमम, कि भाई उनको ओवर टाइम वगैरह दूंगा, सारे फैसिलिटीज दूंगा। हम किसी का गलत नहीं करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर समझो, हम किसी का गलत नहीं करने वाले हैं, बट हम फुल कैपेसिटी यूज करने वाले, ऑप्टिमम कैपेसिटी यूज करने वाले, ताकि हमारा बिजनेस आगे अच्छा हमें इनकम अर्न करवा के दे। फिर भाई प्रोड्यूस भी कर लिया, कैपिटल भी आ गया, इकोनॉमी के साथ हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर लिया, बट गुड्स बेचने का काम आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे मेरी सेल्स टीम भी अच्छी रखनी पड़ेगी जो मेरा प्रोडक्ट टाइम टू टाइम जल्द से जल्द बिकवा करे, क्योंकि सेल्स टीम डिपेंड करेंगे कि प्रोडक्शन टीम कितना प्रोड्यूस करेंगे। सेल्स वालों को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई इस साल मेरी लाख क्वांटिटी बेचेंगे हम, तो प्रोडक्शन वाले को बना के रखना पड़ेगा ना, तो बनाने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। उसी तरीके से फाइनेंस वाले को पैसा भी तो अरेंज करना पड़ेगा। तो ये सारा जो चक्कर है ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए बोला गया है कि सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी क्या होना चाहिए भाई, हर एक का एक दूसरे से लिंक है,
कोई अकेले काम नहीं करता है। प्रोडक्शन वाला बोलेगा मैं नहीं प्रोड्यूस करूंगा, सेल्स वाला बोलेगा मैं बेचूंगा, एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली नहीं है। फाइनेंस वाला बोलेगा मैं पैसे अरेंज नहीं करूंगा, तो ये प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, बेचने वाला प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। इसीलिए सबका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने बोला सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड। आया समझ में सबको? क्लियर है? एक बार ये रीड करोगे इतना सा? कर लिया सब लोगों ने रीड? अगले पार्ट पर आते हैं हम। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पर्पसफुल। भाई बिजनेस किस ऑब्जेक्टिव से करता है हर एक इंसान? क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से। हमें तो भाई बिजनेसमैन है तो वो डेफिनेटली एक ही सोचेगा कि भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए मेरे बिजनेस से, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता हूँ। बट इसके आगे एक और चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज़ हमें सोसाइटी को हार्म करके हमारा बिजनेस नहीं रख करना है। नेचर को जितना हम ले रहे हैं नेचर से, उतना हमें उस नेचर को वापस देना है। आया समझ में? उससे कुछ ज़्यादा लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक टाइम के बाद नेचर ख़त्म हो गया तो भाई इंसान जी कर ही फायदा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बोला है उन्होंने, सॉरी, यहाँ पर उन्होंने बोला है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड पर्पस। उन्होंने बोला है कि हमें तो प्रॉफिट अर्न ही करना है बट विदाउट हार्मिंग द नेचर। और ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऊपर के जितने भी हमने सारे फैक्टर्स पढ़े हैं अभी तक, जितने भी पॉइंट्स कवर किए, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज एफिशिएंट ओरिएंटेड एक्टिविटी, फिर क्या है जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइड्स मोमेंटम टू द इकोनॉमी, ये सारे फैक्टर्स रहे है तभी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, दैट इज टू अर्न और मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। क्लियर है सबको? नीचे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है जो आपको रीड करना है, आप पीडीएफ में से भी अपने पास रीड कर सकते हो। अगला जो पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल, इथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। बट अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ही दिए हुए, डायरेक्टली हम देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है। तो पहला सेल्स, एग्री करते हो सब लोग? दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने कैपिटल लगाया था ना रे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर अरेंज करने के लिए जो भी तुमने पैसा लगाया था ना रे, तो उस पैसा जो आपने लगाया, समझो आपने 1 करोड़ रुपए लगाया बिजनेस में और उस बिजनेस ने आपको अर्न करके दिया समझो 10 लाख रुपए। कितना अर्न करके दिया? 10 लाख रुपए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? 10 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ इंटू 100, परसेंटेज चाहिए ना, तो 10% आपके बिजनेस ने आपको रिटर्न जनरेट करवा के दिया है ऑन योर इन्वेस्टमेंट। कितना अर्न करके दिया था? 10 लाख रुपए। कितना लगाया था अपने बिजनेस में? 1 करोड़। 1 करोड़ जब आपने पैसा लगाया है तब उस पर 10 लाख का रिटर्न मिला हुआ है। तो 10 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ इंटू 100 दैट इज 10%। ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। फिर क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में उन्होंने बोला है रिसोर्स कंजर्वेशन, अचीव मोर फ्रॉम लेस। देखो अचीव मोर फ्रॉम लेस, अचीव मोर फ्रॉम लेस वर्ड समझो, मतलब क्या? ज्यादा बेनिफिट फ्रॉम लेस एक्सपेंसेस और लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या है? कम से कम रिसोर्सेज में अपन ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अर्न करते हैं। इसको अपन एक ही वर्ड यूज करते हैं, ऑप्टिमम। कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम इसके लिए? ऑप्टिमम। फिर क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, दैट इज प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मतलब क्या? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मतलब मेरा शेयर, एंटरप्रेन्योर का शेयर है, तो भाई कॉस्ट बनी है 80 रुपए, तो मेरा शेयर है 30 रुपीज, मेरा शेयर है 30 रुपीज, तो 80 कॉस्ट, 30 मेरा शेयर, 110 में मैं उस प्रोडक्ट को बेचूंगा। आया समझ में? तो ये सारे फैक्टर्स रहे आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। फिर क्या रहे? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव की अगर अपन बात करते हैं तो आता है क्या? सर्वाइवल, हेल्थ दैट इज एज ऑफ असेट, फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रिजर्व कैपिटल, जनरल एंड कंटिजेंसी, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ
कैपेबिलिटीज, सर्वाइवल, हेल्थ। सर्वाइवल मतलब क्या भाई, बिजनेस का भी सर्वाइवल, कि वो सर्वाइव करेगा, करेगा मतलब क्या, डेफिनेटली करेगा ही, बट बिजनेस तभी सर्वाइव करेगा जब आपका जो मैनेजमेंट है वो इकोनॉमी को एडवांस में स्टडी करके रख रहा है, तभी बिजनेस का सर्वाइवल पॉसिबल है। कि भाई इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आने वाली है, वो स्टडी करता है, इकोनॉमिकल बिहेवियर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बिहेवियर स्टडी करता है, एंड उस पर से हमें किस तरीके से एक्ट करना है वो डिसाइड करता है। तो अगर ऐसा आपका इकोनॉमिकल बिहेवियर रहेगा तो आपके बिजनेस का सर्वाइवल पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जिसकी हम बात करते हैं, क्या है वो, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। दूसरा क्या है, हेल्थ, एज ऑफ द असेट, फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एज ऑफ द असेट मतलब क्या भाई, असेट की एज, एज मतलब क्या है भाई, उसकी कैपेसिटी, कि भाई वेदर दैट असेट इज विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, इज इट राइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब आज के डेट पर जो मैं वो एसेट यूज कर रहा हूँ, जो हमने शायद पुराना एसेट भी होगा, तो वो सही है क्या नहीं यूज करना है, क्यों, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आ गई जिससे शायद प्रोडक्शन क्वांटिटी और कॉस्ट कम हो जाए। तो ये सारी चीजें फैक्टर्स कंसिडर करते हुए मुझे मेरे एसेट पर ध्यान रखना है। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एसेट में चेंज नहीं आए बट मेरा एसेट पुराना हो गया है, तो भाई उसको बार बार मेंटेनेंस लग रहा है, तो वो पुराने एसेट को डिस्कार्ड करना है या नहीं करना है, जो भी डिसीजन लेना है वो हमें तुरंत लेना है। दैट इज आवर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ह्यूमन बीइंग के साथ भी ऐसे ही करना है कि कौन से एज का ह्यूमन बीइंग मुझे रखना है काम पे। यंग रखोगे, यस, डायनामिक रहेंगे, बट ओल्ड एज भी रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। उन्होंने ज़्यादा आपका बिजनेस, वो लोग आपके बिजनेस के साथ ज़्यादा रहे और उनको आपके बिजनेस के बारे में ज़्यादा पता है कि कौन सी एक्टिविटी अपने बिजनेस के लिए सही है, बट एज के कारण उनका परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कमजोरी आ सकती है, जो यंग एज डायनामिक लोगों में नहीं रहेगी। बट यंग एज को एक्सपीरियंस भी कम है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर रेशियो में होना एक बिजनेस में ज़रूरी है। एंड आखिरी पॉइंट आता है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या बच्चों, बिजनेस को एक्सपांड करना इन ऑल द अदर वेज। जैसे कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर मैं यही बिजनेस जो मैं कर रहा हूँ, समझो मैं एक्सवाइजेड बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं इस बिजनेस में एक और एक्टिविटी शुरू करता हूँ जो बिजनेस के रिलेटेड ही है, मतलब सेम है, आसपास में ही है, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, एक्सपांशन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं इसको, एक्सपांशन। जैसे मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचता हूँ और मैंने एक और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऐड कर दिया तो इसको एक्सपांशन बोलते हैं। बट मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मैंने कुछ नया ही आउट ऑफ द लाइन बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका इलेक्ट्रॉनिक के साथ कोई भी रिलेशन नहीं, तो उधर आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन जनरली आप तब करते हो जब आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी मेरे एक से ज्यादा बिजनेस होने चाहिए, बराबर है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको, उन्हें हम बोलते हैं कि यू आर डाइवर्सिफाइड। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब क्या, उनके बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। टाटा ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट लो है, रतन टाटा सर ही इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। क्यों, क्योंकि उनके बहुत सारे बिजनेस है, तो ही इज अ डाइवर्सिफाइड पर्सन, बराबर। मुकेश अंबानी सर ये भी एक डाइवर्सिफाइड पर्सन। क्यों, क्योंकि इनके अलग अलग फील्ड में दो बिजनेस का जिनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे बिजनेसेस उनके पास है। आया समझ में। तो ये आपके ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर अपन बात करें तो भाई ये है बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप अर्न कर रहे हो तब आपको कौन से चीज़ों का, किन किन लोगों का ध्यान रखना है। तो पहला क्या है, कम्युनिटी सर्विस, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है हेल्थ, सैनिटाइजेशन, हेरिटेज, कंजर्वेशन, कम्युनिटी सपोर्ट ड्यूरिंग कैलामिटीज and disaster, etc. Specific responsibility towards employee, investor, customer, supplier, computer, etc. कम्युनिटी सर्विस, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन, मतलब भाई बिजनेस को बोला गया है कि भाई तू सारी चीज़ों का ध्यान रख। एक ही बात सुनो, अगर आप आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड लोगों का ध्यान रखोगे तो वो आपके बिजनेस का ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में। अगर आप आपके बिजनेस के रिलेटेड लोगों का ध्यान रखोगे तो वो आपके बिजनेस का ध्यान रखेंगे। जैसे कि एम्प्लॉयज़ के साथ अगर आप प्रॉपर बिहेवियर रखोगे, देखो अभी एम्प्लॉय भाई क्या चीज़ चाहिए, वो पैसा ही अर्न करने के लिए आ रहा है, बराबर। क्यों, क्योंकि उसको भी उसका घर वगैरह चलाना है, फ्यूचर कमिटमेंट्स है, इन सारी चीज़ों के लिए उसको फंड्स लगने ही वाले हैं। तो एम्प्लॉयर ने क्या रखना चाहिए भाई, टाइम टू टाइम तेरे बिहेवियर, अब ज़बरदस्ती पैसा नहीं देना, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली हम नहीं देंगे, बट
अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो जब उसको कुछ प्रॉब्लम वगैरह रहेगी तो एम्प्लॉयर ने उतनी सर्विस देनी चाहिए कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रख, मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। गूगल गूगल के ऑफिस देखो तो कितने डेवलप, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को लगता ही नहीं है कि ऐसे घर पे हम जाए अलग से। क्यों? क्योंकि ऑफिस ही उनको घर जैसे लगता है। क्यों? तो वो अच्छी तरीके से वहाँ पर काम कर सकते हैं, एम्बियंस एंजॉय कर सकते हैं, मतलब उनको ऐसा कभी भी नहीं लगता कि वो सिर्फ काम 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 कर रहे हैं। आई बात समझ? अपना एक कल्चर है इंडिया का, दिवाली बोनस, बराबर। तो दिस इज वन ऑफ द गुड एक्ट फ्रॉम अ बिजनेसमैन कि भाई अगर एम्प्लॉय हमारा कल्चर है कि भाई दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं तो भाई ये थोड़ा सा एडिशनल फंड ले। क्यों? क्योंकि इस त्यौहार को पूरी कंट्री सेलिब्रेट करती है और इसके लिए एडिशनल फंड तो तुम्हें लगेगी ही लगेगी, तो इसके लिए आपको बोनस दिया जाता है। फिर आज जो हम एक बीमारी में या बीमारी का एटमॉस्फेयर जो कोविड-19 है, जो सोसाइटी में बीमारियां फैला रहा है, जो इससे लोग परेशान हो चुके हैं, जिनके मतलब बीमारी से नहीं परेशान हो चुके हैं, ये जो लॉकडाउन है इनके कारण उनकी जनरल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हुई है लोगों की। आई बात समझ में? आपको भी पता होगा, आप भी रहते हो, अपने को किस तरीके से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। क्यों? क्योंकि इनकम बेटा बहुत सारे लोगों का जो सैलरी नहीं है या शायद जो सैलरी भी है उनका भी इनकम हैम्पर हुआ है। तो ऐसे स्टेज में हम हमारा डेली गुजारा किस तरीके से कर रहे हैं ये आपको ही सबको पता है, अभी इसमें किसी को कोई अलग से चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे वक्त पे जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको ये बिजनेस वाले लोग हेल्प करते हैं। जैसे कि भाई बड़े बड़े कंपनीज ने क्या किया है कि भाई हम हमारे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखेंगे, हम उनका खर्चा पानी उठाएंगे। कुछ लोगों ने बोला है कि हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे, कुछ लोगों ने बोला है कि हम पुलिस वालों को सर्विस देंगे। ऐसे बिजनेसमैन ने अलग अलग एक्टिविटीज सोसाइटी के लिए की हुई है। इससे फ़ायदा क्या है कि सोसाइटी को जो एडिशनल पैसा लगने वाला था खर्चा, वो गवर्नमेंट का कम हो गया है और ये बिजनेसमैन वो बियर कर रहे हैं ताकि इकोनॉमी क्या रहे, बैलेंस रहे। क्योंकि एक ही जन खर्चा करते करते जीरो हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए भाई तेरे को थोड़ा सा एक को दूसरा सपोर्ट रहेगा तो इकोनॉमी बैलेंस रहेगी। कभी भी एक गाड़ी जो है वो दो पहिए पे ही चलती है, चार पहिए पे और एफिशिएंटली चलती है। देखते हो ना आप, टू व्हीलर चलाते ना हम, दो पहिए पे रहेगी पर थोड़ा बैलेंसिंग डगमगा सकता है। वैसे ही अगर आपकी फोर व्हीलर रहेगी तो बैलेंस थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा। आई बात समझ में? तो एक से बढ़कर दो, दो से बढ़कर चार, जितने ज्यादा लोग रहेंगे सपोर्ट करने के लिए उतना ही अच्छा है। तो ये सारे बिजनेसमैन एक साथ आते हैं जब कुछ एपिडेमिक, कुछ बीमारी, कुछ सोसाइटी को प्रॉब्लम आता है, तब इनको सबको साथ में आना जरूरी है। और उसके बाद हमें हमारे इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर, कंप्यूटर सबका ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हमें हेल्प करना चाहिए। क्योंकि भाई हम उन्हें हेल्प करेंगे तो वो हमारा बिजनेस हमें बिजनेस करवा के देंगे एंड एट देन हमारा इनकम बनने ही वाला है। लास्ट पार्ट अगर देखते हैं अपन तो दैट इज लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। ये क्या बोलता है? लॉ जो अपना सोसाइटी रन करती है उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है हमें उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। हमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। अब ट्रांसपेरेंट कौन से सेंस में ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कि अपना फाइनेंशियल डेटा ये सब एक दूसरे को डिस्क्लोज करना नहीं कि भाई मैंने इतना कमाया उतना कमाया, ऐसा नहीं। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो जो सोसाइटी को हार्म करते हैं। सोसाइटी को हार्म करना मतलब कैसा? ह्यूमन बीइंग को भी, नेचर को भी एंड एटमॉस्फेयर को भी, किसी को भी हार्म नहीं होना चाहिए। आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका डिस्पोजेबल आ जाता है, जैसे कि आपका सीवेज वगैरह, कुछ केमिकल इंडस्ट्री रहेगी तो केमिकल का डिजास्टर नहीं होना चाहिए। या केमिकल जैसे आप देखते हो तो रिवर्स वगैरह में ये इनका केमिकल वेस्ट छोड़ दिया जाता है जिससे सोसाइटी का पानी जो खराब होता है। तो ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। बराबर प्रॉपर इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट होना चाहिए कि भाई एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हो। अगर कुछ वेस्ट ऐसा होगा जो सोसाइटी को हार्म करेगा तो उसको डिकम्पोज प्रॉपरली डिकम्पोज करवाने की सर्विस बना के रखनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स ये बिजनेस में रहने चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर के पास होने चाहिए, एक बिजनेसमैन के पास होने चाहिए, जिसके कारण वो अगर ये एक्टिविटी करेगा तो उसके बिजनेस को एक स्टेटस मिलेगा। अभी अगर आप देखते हो तो ये फिलहाल के लॉकडाउन में हम बोल रहे हैं कि
टाटा इज वेरी गुड, टाटा इज वेरी गुड, टाटा इज वेरी गुड, बराबर। कैसे पता चला टाटा इज वेरी गुड? क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, बराबर। वो अपने एम्प्लॉयज को खुश रखता है। किसको खुश रखता है? एम्प्लॉयज को खुश रखता है। 26/11 के वक्त भी अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो टाटा ग्रुप हैव हेल्प ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ देयर होटल्स। सिर्फ होटल के ही नहीं, वो जो हॉकर्स उनके होटल के बाहर बैठते हैं उनके घर वालों को भी टाइम टू टाइम टाटा ग्रुप ने हेल्प किया हुआ है। अब क्या बात बनती है यार, मैं मेरे होटल के एम्प्लॉय का ध्यान रखूँ ना, बाहर वालों का क्यों ध्यान रखूँ? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आई बात समझ में? तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव बिजनेस में होने चाहिए। नीचे अगर देखते हो तो ये सारे बिजनेस कहीं ना कहीं सोसाइटी को किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट करवा कर देते हैं, जो आप इनके ऑनलाइन CSR क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाकर चेक कर सकते हो। हर एक जन ने इन चारों बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे कि ये किस तरीके से सोसाइटी को बेनिफिट करवा के देते हैं। आई बात समझ में? ओके। तो यहाँ पर एक आखिरी पॉइंट है, द प्लूरलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ये थ्योरेटिकल पार्ट एक बार जल्दी से रीड कर लो सब लोग। हुआ सबका? क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने क्या स्टार्ट किया था, कैसे पढ़े थे हम, कि लास्ट लेक्चर में जो हमने तीनों का डिफ्रेंशिएशन किया था। क्यों किया था डिफ्रेंशिएशन? क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि बिजनेस बाकी एक्टिविटी से किस तरीके से अलग है। फिर हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे बिजनेस के बारे में एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने इस लेक्चर में कवर किए हुए। बच्चों लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर कर रहे हैं वो बात तो ठीक है, बट ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली मैं बातें कर रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पर मैंने बोला है कि ये चारों कंपनी जो है ये सोसाइटी को किस तरीके से बेनिफिट करवा कर देती है, ये एडिशनल नॉलेज आपको आपके फ्री टाइम में रीडिंग, याद है मैंने शुरुआत में बोला था रीडिंग करके ही मिलेगा। अलग अलग लिंक्स जो अपने बुक में प्रोवाइड की गई है वो आपको टाइम टू टाइम रीड करनी है। आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं हम। अगले लेक्चर में जो आपका एक फेवरेट टॉपिक है वो हम जल्दी से पढ़ेंगे। बच्चों लोगों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सबको पता है, उसी में आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये हमारे इस चैप्टर में भी आने वाला है कि भाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा डिस्कशन हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एंड उसके बाद हम अगला पार्ट शुरू करेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओसी के बुक में से सबको रीड करके ही आना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आई बात समझ में? आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।